सेल्स बढ़ती चली जा रही है और बढ़िया 3 से 4% मार्जिन इंटैक्ट हैं इस कंपनी के। तो पूरा रेवेन्यूज आता है प्रॉफिटेबिलिटी और ईपीएस पे परकोलेट होके। और फिर जब आप 2028, 2029, 2030 के फाइनेंशियल्स देखते हो तो कंफर्ट बढ़ने लगता है डिक्सन के लिए। इसीलिए कई लोग कहते हैं लॉजिकली डिक्सन लंबी अवधि का स्टॉक आज है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए इस वैल्यूएशंस पे तो बिल्कुल क्वेश्चन, खैर मैं जो भी बात कर रहा हूं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएंगे, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूं स्टॉक्स की। कोई बाय और सेल रेको ये सब इस प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। डिक्सन के लिए बहुत लंबी के लिए अवधि के लिहाज से बेहद अट्रैक्टिव आइडिया, क्योंकि ये स्पेस गजब की है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, और उसमें एक कंपनी ने गजब का पैर जमा रखा है। पर ये वैल्यूएशन, ये स्टॉक 14,000, 13,500 के भाव पे थोड़ा सा कंसर्निंग है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ये ध्यान रखिएगा आप। वीरेंद्र कुमार का, वीरू का फोन आ रहा है, सॉरी, उनको आदत है इस टाइम पे, हम लोग घर जाते जाते बातचीत करते हैं तो वो फोन कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक बीएससी लिमिटेड का सवाल आपने पूछा था साहब, ये स्टॉक होल्ड है। अब ये क्या, मुझे लगता है हमारे शेयर बाजार से जुड़ी हुई हर स्टोरी अच्छे फंडामेंटल टटोल के रखना चाहिए, चाहे ये हो कोई डिपॉजिटरी हो, कोई बाकी एजेंट्स हो, अच्छी ब्रोकरेज हो, ये सब रेडार पे रखने हैं आपको। अपना मार्केट गजब का, बीएससी के चलने का आज रीजन वो कोलोकेशन मामले पर सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर ने वो केस अब क्लोज कर दिया है, ये कहते हुए लैक ऑफ एविडेंसेस हैं, और इसीलिए कोलोकेशन का मामला सबसे बड़ी अड़चन थी एनएससी को लिस्ट कराने में। 2 बार सेबी के पास जा चुके थे, दोनों बार मामला फंसा था। अभी हाल की बोर्ड मीटिंग में कहा गया था कि एनएससी के मैनेजमेंट को कि वापस सेबी का दरवाजा खटखटाएं, और अब ये कोलोकेशन केस में आउटकम क्लैरिटी के साथ आ गया। ये पूरी तरह से रास्ता खुल गया है लॉजिकली एनएससी की अब लिस्टिंग का, और वो हेवीवेट एक्सचेंज ग्लोबली वन ऑफ द फाइनेस्ट, वो जब लिस्ट होने आएगी तो वैसे ही सब रीरेट होगा, मूड मॉल बदलेगा। पर बीएससी वगैरह ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात अलग है कि एनएससी से कंपैरिजन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, उसका मार्केट शेयर, उसकी पकड़ अलग है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीएससी जो ट्रैक करते हैं उन्होंने नोटिस करा होगा कैसे ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, कैसे ये अदर देन स्टॉक मार्केट अपना पैर जमा रहे हैं, और कैसे ये ऑफ लेट इवन बैंकेक्स और सेंसेक्स की जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे उसमें उन्होंने तगड़ी पकड़ बना ली है। एक चीज और, सेबी रेगुलेटर ने आपको याद होगा कहा था कि ये वीकली इतनी सारी एक्सपायरीज की जगह एक एक्सपायरी पे दोनों एक्सचेंज मूव करें। ये मूव करना दरअसल बीएससी की पोजीशन को और कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि एनएससी ने बाकी हर दिन की एक्सपायरी में छाया हुआ था, तो और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ये बढ़ा सकता है। काफी कुछ है बीएससी की टेलविंड्स के तौर पे, लेकिन आज तो खैर अब एक तरफा इस तरह का मूव आ गया है, पर वो इसीलिए आ रहा था कि एक दिग्गज एक्सचेंज की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, तो उसका वैल्यूएशन रब ऑफ शायद यहाँ पे मिले। तो आप समझ सकते हैं एनएससी की लिस्टिंग के लिए इस समय, मुझे अब आज तो नहीं पता, पिछले हफ्ते तक एनएससी का शेयर 5500 पे अनलिस्टेड मार्केट में था। आई एम श्योर इन अपडेट्स के बाद अब देखना चाहिए अनलिस्टेड मार्केट में भाव भी स्पाइरल करे होंगे लिस्टिंग की, क्योंकि अगर तैयारी होनी है तो। बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को छोड़ देते हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, विशाल नहीं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास सिर्फ इनकम है, नीचे सब मामला खोखला है। क्यों एलआईसी को आज भी इस तरह के, मेरे ख्याल से 1.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था, क्यों यार? अंडरराइटिंग स्किल्स जो है ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस की गजब है, इसीलिए 0.2, 0.3 टाइम्स एनपीएज हैं इसके। ये कंपनी जबकि सिर्फ 55-60% ही रिटेल हाउसिंग फाइनेंस से कमाती है, ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स को लोन वोन देती है, उसके बावजूद इस तरह की अंडरराइटिंग स्किल्स हैं इस कंपनी की। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भाई साहब मेरे ख्याल से 1.25 के आसपास उसका नेट एनपीए पड़ता है %। तो ये इस तरह के कमजोर अंडरराइटिंग स्किल्स है, इस तरह की कमजोर बुक है, इसीलिए बाजार वैल्यू नहीं कर रहा है। जो कुछ होना था सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे पिछले कुछ दिनों में जो तेजी आई थी, आज एक दिन में इसलिए लद गई 5-6%। अब तक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी थी, इसलिए मजबूरन फंड्स को रखना था।
मुझे ख्याल से आज एक बड़ा विकल्प खुल गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जब वो लिस्ट होने आई, तो कोई मजबूरी नहीं रही हाउसिंग फाइनेंस में किसी LIC को रखने की। इसीलिए शायद बहुत बड़ा रीजन है कि 6% के आसपास 7% LIC हाउसिंग फाइनेंस पिटा आज और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पैसा चैनलाइज हुआ। इट कुड बी पॉसिबल, ये अजम्पशन है, डेटा वेटा तो अपने पास है नहीं, पर लॉजिक कहता है क्यों इस तरह की फंड बाइंग हुई है वहां पे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से दूर ही रहे, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मीनिंगफुल। अब जो होना था पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी हुई थी, एक दिन में देखिए ना गायब हो गई। क्या करना है ऐसे स्टॉक के साथ। मार्केट गुरुकुल के बाद अब फिर बहुत मजा आया। ये शशांक कोरी सर, थैंक यू सो मच मार्केट गुरुकुल पसंद करने के लिए। एक टीम एफर्ट था और कोशिश थी, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल्स के थ्रू मार्केट समझने वाले थे, थोड़ा सा टफ एस्पेक्ट था। लकीली ऐसे स्पीकर्स मिले, ऐसी उनके साथ मीटिंग्स हुई, ऐसे प्रेजेंटेशंस बने, आई एम श्योर वो हम नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड लोगों को भी बहुत कुछ शायद उस गुरुकुल से समझ में आया हो, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ। थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स सर। हीरो सुब्रॉस वासु मेरा मैंने लास्ट थोड़े दिन चेक नहीं करा है। कल जब जो बैठूंगा आपके साथ तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कहीं पे, सुब्रॉस पे जरूर अपन लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। मैंने बहुत टाइम से ऑटो एंसरीज में सुब्रॉस टेस्ट नहीं करा। हाँ, ऑटो एंसरीज में प्रिकॉल वगैरह पे हाल में रिपोर्ट आई थी, वो जरूर टटोली थी मैंने, लेकिन जब सवाल वाल आएगा प्रिकॉल का तो देख लूंगा। सुब्रॉस आई प्रॉमिस अगली बार उस पर अपन बातचीत करेंगे। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प की बात है, पता नहीं आज जो किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट थी, अब वो क्योंकि आज सुबह मैं अपने शो मुनाफे की तैयारी में डिस्कस कर रहा था, 40-45% का कल की क्लोज, फ्राइडे की क्लोज से नीचे का टारगेट था, 3800 समथिंग का। वो यूबीएस की शायद सेल रेटिंग थी, पर जितना डेटा मेरे पास था उस सेल रेटिंग में बहुत ज्यादा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है मेरे पास। वो उनका बेसिकली कहना था कि होंडा जो इनकी, जिससे जो हीरो होंडा अलग होकर हीरो मोटोकॉर्प बन गई थी, होंडा जो HMSI बनी थी, HMSI अगले साल तक लीडर बन जाएगा, सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, दैट डजंट मैटर। हाँ, ये बात हो गई, ये सेकंड प्ले हो जाएंगे, होंडा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, पर जिन फंडामेंटल्स पे हम इसको टटोल के बैठे हुए थे उसमें ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। सेंटिमेंट जरूर नेगेटिव हो जाता है। होंडा लिस्टेड नहीं है तो आपके अभी भी हीरो मोटोकॉर्प विकल्प है। मुझे लास्ट ओला इलेक्ट्रिक का जब IPO आ रहा था तब मैंने हीरो मोटोकॉर्प को पढ़ा था, तब रियलाइज करा था कितनी वैल्यू है भाई साहब, और वो स्टॉक वहां से बहुत चल गया है। अब वो आज की डेट में खड़ा कैसा है वो अलग बात हो गई। मैं उस सेल रिपो पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, उसके आर्गुमेंट मुझे मोर ऑफ होंडा स्टोरी थे और उसके चलते हीरो मोटोकॉर्प पे दबाव की बात। आज धर्मेश खान साहब से सुबह चर्चा भी हो रही थी, गेस्ट थे चोला इन्वेस्टमेंट्स के, मैं कहा तो वो भी इत्तेफाक रख रहे थे इस बात से कि इसमें लॉजिक नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं, वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी पीयर्स के साथ है, पीयर्स से है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, पीयर्स से ग्रोथ ठंडी पड़ रही है। एक बार मुंजाल साहब को और उनकी हीरो परिवार को वापस ग्रोथ को ट्रैक्शन में लाना है। कहाँ TVS, कहाँ बजाज ऑटो की ग्रोथ, कहाँ हीरो मोटोकॉर्प की ग्रोथ ठंडी पड़ती हुई। पर हाँ, इन लेवल्स पे जस्ट वैल्यूएशंस रखते हैं। ये नहीं मानता मैं कि इस तरह का डाउनसाइड खुलेगा, लेकिन जिनके पास है आई गेस होल्ड कर सकते हैं। खैर, हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करेगा, वो बार बार लाइन रिपीट करूंगा, उस बात का ध्यान रखिएगा। IT पे आप लोग के बहुत सवाल आ रहे हैं, मैं किसी एक स्टॉक के थ्रू स्टोरी समझा देता हूं, क्योंकि IT इस बार में मैक्रो ज्यादा इन्वायरमेंट प्ले आउट होगा, इसीलिए मैं IT काम करता हूं, HCL टेक और इन्फोसिस, दोनों के पकड़ लो आप। IT को लेकर या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। फेड का फैसला पहली चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, IT पूरी तरह से रडार पे रहेगा। फेड क्या कर सकता है, आई एम मोस्टली श्योर दरों में कटौती आएगी। कंफ्यूजन क्या है, 25 बेसिस पॉइंट आएगी या 50 बेसिस पॉइंट आएगी। दोनों केस में अब अलग अलग सिनेरियो प्ले आउट होंगे। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती मतलब क्या मान के चल रहा है, फेड की दरों में कटौती की जरूरत है, पर इकोनॉमी इतनी अमेरिका इंक इतना ज्यादा बिगड़ा नहीं है कि 50 बेसिस पॉइंट का डीप कट की जरूरत पड़े। ये खबर बुरी नहीं है बाय द वे, ये दिखाए क्योंकि इंडियन IT कंपनीज अमेरिका पर डिपेंडेंट है, 2/3 रेवेन्यूज वहां से आते हैं, तो अच्छी खबर रहेगी। और दरों में कटौती वैल्यूएशंस पे इंपैक्ट देगी, बढ़िया करेगी वैल्यूएशंस को। तो एनवायरमेंट बिगड़ा नहीं, वैल्यूएशंस पॉजिटिव स्टोरी है, अच्छी बात है। मैं 50 बेसिस पॉइंट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं। 50 बेसिस पॉइंट अगर तो पॉवेल साहब और उनकी टीम काट देती है,
तो दिक्कत वाली बात है। तो इसका मतलब है दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वहाँ का लेबर मार्केट पेन में है, वहाँ की अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका इंक, जैसे हम इंडिया इंक कहते हैं, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स दिक्कत में, इसीलिए इस तरह का मीनिंगफुल 50 बेसिस पॉइंट्स का कट, तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो एक बार के लिए नी जर्क मूड सुधरेगा आपका, लेकिन जब अमेरिका की कंपनी अच्छा नहीं करेंगी तो धंधा कैसे देंगे इंडियन आईटी को, ये एक कंसर्न है। तो थोड़ा सा इस समय वेट एंड वॉच वाले मोड पे रखता हूं। एक चीज और बता देता हूं आपको, मैं बाबा अमेरिका अमेरिका कह रहा हूं, 2/3 रेवेन्यूज वहां से आते हैं, उस अमेरिका से भी 1/3 से आधे रेवेन्यूज जो आते हैं ना, वो बीएफएसआई से आते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, अमेरिका का लार्जली बैंकिंग स्पेस। कटौती बैंक्स की बैलेंस शीट इंप्रूव करेगी और बैंक्स फिर इसका मतलब ज्यादा धंधा डोल आउट कर सकते हैं। तो काफी सारे सिनेरियोस प्ले आउट हो रहे हैं, इसीलिए को फेड मीट के आउटकम का इंतजार करिएगा जिन जिन के पोर्टफोलियो में। कोई पैनिक वाली बात नहीं है, आईटी कंपनीज ब्यूटीफुल मॉडल्स हैं, अच्छी पेडिग्री है, सब ब्लू चिप्स हैं जो आप लोग सवाल उठा रहे हो, पैनिक वाली बात नहीं है। पर ये वेट एंड वॉच का समय है, इसमें फालतू कंक्लूजन पे जंप करना मुझे लगता है गलत होगा। मेरे ख्याल से बातचीत करते करते काफी समय हो गया, खत्म करें आज का। अगर तो सुमित नहीं आए तो कल फिर अपन मुलाकात करेंगे, तो सुमित होंगे आपकी मदद करने के लिए। पर इस नोट पर इजाजत दीजिए, आज कल 3:30 बजे इसी न्यूज रूम से वापस कनेक्ट करेंगे आप सबसे। नमस्कार। हाँ।